ई ज्योतिष में आज के और स्टार्स के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुरेश कुमार गोस्वामी आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम विशेष रूप से ज्योतिष के विषय में आम पब्लिक के काम में आने वाली चीज उनकी जो जरूरतें हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। विवाह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए इसकी जरूरत होती है और इसमें कई समस्याएं और कई प्रकार की अड़चनें आती हैं। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे क्यों आती हैं और उसका निवारण कैसे कर सकते हैं और किस किस हॉरोस्कोप में इसके योग होते हैं। तो आज मैं इस विषय में आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, ज्योतिष में विवाह के मामले में लड़कियों के लिए बृहस्पति का महत्व है तो लड़कों के लिए शुक्र का महत्व है। किसी भी जन्म पंत्री में इन दोनों के लिए बृहस्पति और शुक्र का अच्छी स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। यदि बृहस्पति कमजोर हुआ तो लड़की की विवाह में अड़चने आएंगी। यदि शुक्र कमजोर हुआ तो लड़के विवाह में अड़चने आएंगी। हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सुंदर योग्य लड़की जिसको उसके पिताजी ने बहुत खर्च करके विशेष रूप से उसको उच्च शिक्षा दिलाई है, योग्य है, सारे कार्यों में होशियार है, फिर भी उसकी शादी के लिए माता पिता को बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं और उनके जूते घिस जाते हैं। जबकि किसी किसी लड़की को जो साधारण रूप रंग की होती है, विशेष ज्यादा पढ़ी हुई लिखी भी नहीं होती है, उसका विवाह तुरंत हो जाता है। और यदि हम मेरिट की बात करें तो सुंदर और ज्यादा पढ़ी लड़की की शादी जल्दी होनी चाहिए, उसको योग्य वर जल्दी मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। जो लड़की कम सुंदर है या साधारण है लेकिन उसका ग्रह जो कि विवाह में के लिए होता है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो उसका विवाह बड़ी आसानी से हो जाता है। माँ बापों को कोई दिक्कत नहीं होती, घर में चला करके दूल्हा आ जाता है और उसकी मैरिज हो जाती है। तो इसके ज्योतिषी कारण क्या है? ज्योतिषी कारण इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ज्योतिषी कारणों में जैसा मैंने बताया कि बृहस्पति और शुक्र ये बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। और जहां तक हॉरोस्कोप का सवाल है, जन्म पत्री का सवाल है, तो उसमें जो 12 खाने होते हैं उसमें 7वां जो खाना होता है, 7वां जो घर होता है, वो पति या पत्नी के लिए होता है। यदि वो अच्छा हो, यानी वहां शुभ ग्रह बैठे हों, उसका जो लॉर्ड है, उसका जो मालिक है वो शुभ ग्रहों में बैठा हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो उसकी शादी में अड़चन नहीं आती और उसकी शादी अच्छे घराने में बहुत जल्दी आसानी से हो जाती है। किंतु यदि वही सप्तमेश यानी 7वें घर का लॉर्ड यदि दुष्ट स्थान में, जो कि हॉरोस्कोप में 6वां, 8वां और 12वां होता है, इन स्थानों में यदि वो चला जाता है, सप्तमेश यदि इन स्थानों में चला जाता है 6, 8 और 12 में, तो शादी में काफी रुकावटें आती हैं और दिक्कत आती है, परेशानी आती है और शादी आसानी से नहीं होती, कई अड़चने आती हैं। इसके अलावा यदि सप्तमेश, सप्तम हाउस का जो लॉर्ड है, मालिक है, वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, उस पर उनकी दृष्टि हो, तो भी अड़चने आती हैं। अतः हॉरोस्कोप में जो भी सप्तमेश है उसकी पोजीशन सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होनी चाहिए, तभी शादी के मामले में लाभान्वित होने का योग बनता है। जैसे सप्तमेश यदि कोई ग्रह है और वो 9वें घर में है, 10वें घर में है, केंद्र में है, द्वितीय घर में है, तो शादी बड़ी आसानी से हो जाती है और अच्छा परिवार मिलता है। वही यदि ये ग्रह 6, 8वें, 12वें होता है तो अड़चनों का अंबार लगा रहता है। जहां भी हम शादी के लिए ऑफर करते हैं उसमें कहीं न कहीं अड़चन आ जाती है और वो डिले हो जाता है, रुकावट आ जाती है, या कोई न कोई कारण ऐसा बन जाता है जिससे हमारा वो कार्य नहीं हो पाता है। तो साथियों, ये चीजें हमें मैरिज के विषय में देखना बहुत जरूरी होता है। शुक्र यदि अच्छा हुआ तो लड़का सुंदर, लड़की के लिए सुंदर लड़का, लड़के के लिए सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। बृहस्पति है तो उसके लिए योग्य, अच्छा, दक्ष और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला पति या पत्नी उसको प्राप्त होती है। इसलिए
मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये ग्रह बड़े अच्छे होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं, ये भी शादी के मामले में बड़ी रुकावट डालने वाले होते हैं। यदि ये सप्तम हाउस में होते हैं, सप्तम स्थान में होते हैं, तो शादी में बड़ी दिक्कतें आती हैं, होता होता काम रुक जाता है, और या फिर क्या है कि शादी का वादा प्राप्त होकर के भी वो नकारात्मक होकर के और नाम में बदल जाता है। क्योंकि राहु दोष और केतु का जो दोष होता है उसको हम सर्प दोष भी कह सकते हैं कि सर्प दोष होता है। उसके कारण क्या है कि मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट आए थे, लड़कियों में पूर्ण योग्यता होते हुए भी पिता बड़ा दुखी होकर के आया था और उसने कहा था कि मेरी लड़की योग्य होते हुए भी, सुंदर होते हुए भी उसकी मैरिज नहीं हो रही है। मैंने जब उसकी जन्म पत्रिका देखी तो उसमें मैंने पाया कि सप्तम हाउस में राहु विराजमान है। जब सप्तम हाउस में राहु होगा तो लग्न में केतु आवश्यक रूप से होगा। तो ऐसा था कि जब राहु सप्तम में होता है तो हम इससे ये मानते हैं कि वो राहु दोष या सर्प दोष से ग्रस्त है। हमें शास्त्रों में बताया गया है कि यदि राहु सप्तम में होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा पिछले जन्म में कभी सर्प की हत्या की हुई होती है, और सर्प की हत्या करने से ये दोष उसको लग जाता है, तो उसकी विवाह में बार बार अड़चने आती हैं। ऐसे पिता मेरे पास आए और उन्होंने पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई सर्प दोष है, उसका निवारण बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने कहा बताइए साहब क्या सर्प दोष पे क्या निवारण होगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि एक तो शिव मंदिर में चांदी के सर्प जोड़ा बनवा करके, मेल और फीमेल, और उसका विधिवत पूजन करके और शिवलिंग पे उसको भेंट करके आना होता है। तो उससे जो भी मतलब ज्योतिष के हिसाब से संख्या निर्धारित होती है 1 से लेकर 12 तक, उतने सांप उसको चढ़ाने होते हैं। और जब मैंने मेरे क्लाइंट को ये बतलाया तो मैंने उसको 9 सर्प जोड़े चढ़ाने के लिए कहा था, और चौथे सर्प जोड़े चढ़ाते ही उसके पास उसके घर में चला करके ऑफर आ गया, प्रस्ताव आ गया लड़के का, और काफी जल्दबाजी उन्होंने कहा कि हम तो शीघ्र शादी करना चाहते हैं, लड़की हमको पसंद है। तो पिता ने कहा कि भी ठीक है साहब, आपने बताया हो गया, अब क्या बंद कर दें। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपको बीच में बंद नहीं करना है, जितनी संख्या में आपको बतलाए हैं उतने ही आपको सर्प जोड़े चढ़ाने होंगे, अन्यथा फिर बीच में कोई अड़चन आ सकती है। और फिर उन्होंने वो पूरे विधि विधान से चढ़ाए। और इसके साथ साथ एक और बात करनी होती है कि जिंदा सर्प को, ये तो प्रतीक के रूप में सर्प हुआ है, जिंदा सर्प को छुड़ाना होता है। सपेरे सावन के महीने में या इसी प्रकार जब भी आते हैं तो उनसे प्रार्थना करके उनको कुछ भेंट पूजा दे करके इस सर्प को जंगल में छुड़वाया जाता है। लड़की या लड़का उसको प्रणाम करके मानसिक पूजा कर ले उसकी, और कोई भी जेंट उसके साथ जाकर के घर का और उसको जंगल में छुड़वा करके और वापस आ जाए। सपेरे को भी साथ लिया है ताकि क्या है कि उसको इमीडिएटली हाथों हाथ वो नहीं पकड़े वापस। फिर बाद में वो सर्प अपने स्थान पर कहीं भी जा सकता है, और बाद में यदि वो आ जाकर के उसको पकड़ता भी है तो हमें इसका उद्देश्य यह है कि हम सर्प जो है उसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सर्प को जब हम मुक्त करेंगे, क्योंकि मुक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, हम जब सर्प को मुक्त करेंगे तो हमें आशीष देगा और कहेगा कि मुझे मुक्त कराने वाला तेरा कल्याण हो। तो हमें उसकी शुभकामनाएं मिल गई, उसका वरदान मिल गया, तो हमारा जो दोष था वो दूर हो गया। अब यदि उसके साथ उसका कोई सपेरा या कोई भी उसको वापस पकड़ता है तो हमारा दोष तो दूर हो गया, और वो हमारे अब लिए विषय नहीं है ये कि हम उसकी चिंता करें। हालांकि नहीं हो तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हो भी जाता है तो वो हमारा नहीं, हमने हमारा काम कर दिया। तो इस तरह से अब वो मेरे को कई बार मिलते हैं, वो कहते हैं साहब मेरी लड़की तो फॉरेन कंट्रीज में खूब अच्छे तरीके से रह रही है, दोनों चले गए हैं विदेश में और बहुत आनंद से रह रहे हैं, आपका ये उपचार जो है बहुत सफल रहा। तो इसी प्रकार कहने का मतलब ये हुआ कि राहु दोष है, अधिकतर संख्या में मैंने देखा है कि लड़कियों के ये सर्प जो दोष होता है उसके कारण विवाह में बहुत रुकावटें आती हैं। इसके अलावा यदि मंगल दोष होता है तो मंगल दोष से भी क्या है कि शादी में बीच में रुकावटें आती हैं, और इसका टेन्योर 28 वर्ष तक रहता है, यानी 28 वर्ष की उम्र तक कोई न कोई अड़चन आती रहती है जिससे शादी में सफलता प्राप्त होने में दिक्कत आती है। और यदि शादी हो भी जाती है 28 साल से पहले
तो फिर क्या है कि बीच में किसी न किसी कारण से, चाहे मनमुटाव के कारण, चाहे जॉब के कारण, चाहे कोई अन्य परिस्थिति के कारण उनको अलग रहना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आपस में तलाक हो जाएगी, लेकिन उन्हें अलग रहना होता है, यानी इसका सेपरेटिव प्रभाव होता है, तो उसके कारण उनको अलग रहना होता है। उसी प्रकार यदि सप्तमेश, चाहे वो शुभ ग्रह हो, यदि वो नीच राशि में होता है या दुष्ट ग्रहों के साथ में होता है, तो भी इसमें अड़चने आती है। यदि वो नीच राशि में होता है तो बात हो करके रह जाती है और पूरी उठाव नहीं ले पाती, यानी वो फाइनल में और निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती है। देखना का कार्य हो जाता है, लड़का को पसंद भी आ जाती है उस समय तो, लेकिन आगे जाके कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिससे उनका जवाब नहीं मिलता है और इस तरह से वो समस्या जो है बनी रहती है। और उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 4 उसको मतलब ऐसे मौके आते हैं और उसका कहीं न कहीं सेट नहीं हो पाता है। हर जगह मामला जाता है, एकदम फाइनल होता रुक जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्रहों में दम नहीं है, ग्रहों का जो है उठाव है वो बहुत कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में हम उनको उस ग्रह के नग, उसके अंतर्गत आने वाले दान पुण्य और व्रत, इसकी सलाह देते हैं। तो ऐसा करने से यदि हम वो करते हैं तो उसकी वो कमी दूर हो जाती है और विवाह फिर आसानी से हो जाता है। तो नीच होना सप्तमेश का, नीच राशि में होना या उसका पाप ग्रहों के साथ होना, ये भी अड़चन डालता है। तो इसमें जैसा मैंने आपको बतलाया कि उस ग्रह का नग या उस ग्रह की दान पुण्य और व्रत, उससे भी उसको सफलता मिल जाती है। यदि सप्तमेश 6, 8, 12 घर में होता है तो बेमतलब की अड़चन आ जाती है। जैसे यदि 6 घर में होता है सप्तमेश, तो ये समस्या होती है कि कोई न कोई हमारा गुप्त शत्रु, हमारा विरोधी हमारे बारे में उल्टी सीधी शिकायतें या चुगली खा के चला जाता है और उनका दिमाग खराब कर देता है सामने वाली पार्टी का। तो उससे ये होता है कि हमारे पास जवाब नहीं आता और अल्टीमेटली वो जो संबंध है वो नहीं बन पाता। यदि अष्टम में होता है, तो यदि सप्तम में अष्टम में होता है तो ये समस्या होती है कि बात होकर के और उस व्यक्ति को कोई दूसरा ऑफर आ जाता है और वो कराया मामला जो है वो नष्ट हो जाता है। कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से उसको अच्छा ऑफर यदि मिल जाता है किसी भी कारण से, अच्छा चाहे सिफारिश से, चाहे अच्छे लड़की होने के कारण, तो वो संबंध भी नहीं बैठ पाता है। या कई बार क्या है कि शादी से पहले लड़के के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उसके कारण भी उसमें रुकावट आ जाती है। यदि 12वें घर में होता है सप्तमेश, तो फिर क्या है कि एक तो बहुत दूर शादी होती है। हम यदि नजदीक शादी करने का प्रयास करते हैं तो बार बार टूटती है। तो इसमें हमारे द्वारा यही सलाह दी जाती है कि आपको इसके लिए बाहर लड़का ढूंढना चाहिए, अपने शहर से बाहर, और दूरस्थ स्थानों में ढूंढोगे तो उसका जो बुरा प्रभाव है नष्ट हो जाएगा और इसकी शादी जो है फिर भी संभव है। इस प्रकार से मतलब क्या है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके कारण विवाह में काफी विलंब हो जाता है। लड़के और लड़की दोनों के लिए वही बात लागू होती है, लेकिन यह है कि दोनों के कार्य ग्रह अलग अलग होते हैं। यदि शुक्र ज्यादा खराब होता है तो लड़के की दिक्कत आती है, यदि बृहस्पति ज्यादा खराब होता है तो लड़की की दिक्कत आती है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि राहु केतु के साथ में सप्तमेश हो तो इसका मतलब ये हुआ, यानी सप्तमेश का मतलब सप्तम घर का कोई भी मालिक है वो कोई से ग्रह हो, और या फिर शुक्र और बृहस्पति, ये यदि राहु के साथ स्थित हों तो भी ये समस्या आती है और इससे गुरु दोष या मातृ दोष, पितृ दोष, इसकी संभावना बनती है। तो इस दोष के होने के कारण मतलब विवाह में दिक्कत आती है। गुरु दोष का मतलब यह हुआ कि यदि बृहस्पति के साथ में राहु है तो और उसका सप्तम से कहीं संबंध है, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी पिछले जन्म में उसने किसी गुरु का, यानी किसी आचार्य का, किसी ब्राह्मण का अपमान किया है। विद्वान यदि आचार्य है लेकिन उसको हल्का सा लेकर के उसको अपमानित कर दिया गया हो। इसी प्रकार यदि किसी अच्छे व्यक्ति को, पढ़े लिखे प्रोफेसर को, उससे यदि उसने उसको कोई अपमानित कर दिया है तो भी ये दोष लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बताते हैं कि भी किसी भी धार्मिक या साहित्यिक गुरु को
जो ब्राह्मण हो तो ज्यादा और बढ़िया है, उसको धर्म ग्रंथ भेंट किए जाए। तो धर्म ग्रंथ भेंट करने से ये दोष निवारण हो जाता है, क्योंकि जो विद्वान होता है वो पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता है। उसको यदि उच्च साहित्य दिया जाए, धार्मिक साहित्य दिया जाए, तो वो ज्यादा प्रसन्न होता है, बजाय उसको मिठाई या फिर कोई और चीज ऑफर करने के। तो इस तरह से ये जो दोष है, जो मतलब गुरु दोष हो गया, या मतलब क्या है कि ऋषि दोष हो गया, इसके निवारण इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये कुछ जो तरीके हैं उनसे विवाह में दिक्कत आती है, और उनका ये करने से तुरंत निवारण हो जाता है। और आप जिसको ये चीज प्रोडिक्शन करते हैं, भविष्य फल देते हैं, वो बड़ा प्रसन्न मुद्रा में आपके पास आता है और सफलता के बारे में आपको बतलाता है कि इतने दिनों से जो मेरा रुका हुआ काम था वो हो गया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये दोष जो है, वो जो भी दोष है, नीच राशि में हो तो मैं उसका नग पहनना चाहिए, उसका व्रत करना चाहिए। यदि कोई ग्रह पाप ग्रह है तो उसका हमें दान करना चाहिए, उसकी संबंधित वस्तुएं हैं उसका दान करना चाहिए, तो ये दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार से क्या है कि हम ये देखते हैं कि विवाह में जो अड़चने आती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसका एक पक्ष और है कि यदि जल्दी विवाह हो जाता है किसी कारणवश, तो फिर क्या है कि इन ग्रहों का असर तो समाप्त होता नहीं है, तो फिर विवाह के बाद अड़चने आती हैं। यानी जो विवाह में पहले अड़चने आदमी थी वो ना करके विवाह के बाद मनमुटाव हो जाना, आपस में अच्छे संबंध नहीं रहना, या किसी न किसी कारण से दूरी हो जाना, दूर रहना, चाहे वो परिस्थितिवश भी हो, तो इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए क्या है कि ये दोष है, उसका निवारण यदि हम समय पर कर दें तो वो श्रेष्ठ रहता है। अन्यथा वो मैरिज के, शादी से पहले या शादी के बाद भी अड़चनें पैदा कर सकता है। तो साथियों, आज मैंने आपको विवाह के संबंध में जो अड़चन हो सकती है उसके बारे में बताया। आशा है आप इस विषय में आप मनन करेंगे। धन्यवाद। Please like and subscribe our channel eJyotish Ask Your Stars by Dr. Suresh Kumar Goswami and press bell icon to get notification. Thank you.